20-25 साल की उम्र में लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि कहीं मैं हार्ट अटैक का विक्टिम तो नहीं हो जाऊंगा। कौन सा ऐसा एज ग्रुप है 20-25 साल में जिसको इस बात की चिंता करनी चाहिए? हिंदुस्तान में यंग लोगों की हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक्स प्रैक्टिकली 200% इंक्रीज हुए हैं। डाइट की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो बाहर का खाना, फास्ट फूड, स्टोर्ड फूड, रैपिड फूड्स, वो हम बढ़ते जा रहे हैं। खाना तो रेगुलर थ्रू आउट द डे होना चाहिए। मशहूर शायर जावेद अख्तर ने कहा है, बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है। शायरी में तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में दुखने लगे तो फिर सबसे बड़ी परेशानी होती है कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है। आपके मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे कि 20 साल 25 साल की उम्र में कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मैं फिट हूँ फिर भी कहीं ये चिंता मुझे तो नहीं सताएगी। ऐसे जितने सवाल आपके मन में हैं उनके जवाबों के साथ आज हम हाजिर हैं। हमारे साथ हैं देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्डी हैं, BC रॉय अवार्डी हैं, और दिल्ली और देश में, यहाँ ये भी कह सकते हैं कि विदेश में इनके बहुत सारे मरीज़ और बहुत सारे चाहने वाले भी हैं जिनका दिल अब सलामत है। डॉक्टर सेठ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू में। सर, जो सबसे बड़ा सवाल आजकल लोगों को लगता है कि 20-25 साल की उम्र में लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि कहीं मैं हार्ट अटैक का विक्टिम तो नहीं हो जाऊंगा। तो कौन सा ऐसा एज ग्रुप है 20-25 साल में, वो कौन सा लॉट है जिसको इस बात की चिंता करनी चाहिए? सुपूजा, वैसे भी हिंदुस्तान में पिछले 20 सालों में यंग लोगों की हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक्स प्रैक्टिकली 200% इंक्रीज़ हुए हैं। और हिंदुस्तान में जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो 10 से 15 साल कम उम्र में हो रहे हैं कंपेयर टू द वेस्ट। अब तो हम देखते हैं कि 25% हार्ट अटैक या 20% हार्ट अटैक्स तो 40 साल की कम उम्र में हो रहे हैं, विच इज़ जो वेस्ट में देखा ही नहीं जाता है। तो आपने सही पूछा कि ये क्या बात है। एक तो ये तो हमें पता ही है कि हम एक वर्ल्ड का हार्ट अटैक का कैपिटल है हिंदुस्तान। 50% डेथ्स जो हार्ट अटैक की हो रही हैं हिंदुस्तान और हमारे इस रीजन से हो रही हैं। 20% डेथ्स फ्रॉम हार्ट अटैक तो हिंदुस्तान से होती है। आई थिंक नंबर 1 कॉज ऑफ किलर है इन इंडिया। इन इंडिया नंबर 1 कॉज ऑफ किलर बोथ इन मेन एंड वुमेन, दोनों में, इन वुमेन ऑल्सो। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एज इंडियंस हैं प्री डिस्पोज, क्योंकि हमारे पास वही रिस्क फैक्टर्स हैं। हर रिस्क फैक्टर जो हार्ट डिजीज़ करता है हमारे में ज़्यादा है, सारे हैं। डायबिटीज़, वर्ल्ड का कैपिटल डायबिटीज़ हिंदुस्तान है। हाई ब्लड प्रेशर, प्रैक्टिकली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो सब 40-50 साल से ऊपर, उनको हाई ब्लड प्रेशर। बट सबसे भयभीत बात यही जो आपने पूछा कि यंगस्टर्स में क्यों बढ़ रहा है। हाँ, तो ये तो क्लियर है, बढ़ा है, और इसलिए बढ़ रहा है कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है आफ्टर ऑल। और लाइफस्टाइल जो चेंजेस हुई हैं पिछले 30 सालों में वो हमारे सामने ही हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्मोकिंग बढ़ती जा रही है, और अगर हम यंगस्टर्स को देखें तो 4-5 रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल सामने आते हैं। We see a lot of female smoking these days. We see a lot of lady smoking definitely, and smoking in general has increased along with tobacco chewing, तो जो exist करती ही थी। But on the other hand, obesity, मोटापा, lack of exercise has increased immensely. साथ में आप देखिए कि कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ते जा रहे हैं। डाइट की हैबिट्स चेंज हो रही हैं। हेल्दी फूड्स कम हो गए हैं। फास्ट फूड्स, स्टोर्ड फूड्स, बाहर का खाना विच इज़ ऑलवेज बीन मच मोर इन ट्रांस फैट्स, क्योंकि जो रीकुक्ड ऑयल होता है वो ट्रांस फैट्स में ज़्यादा होता है। तो बाहर का खाना, फास्ट फूड, स्टोर्ड फूड, रैपिड फूड्स, वो हम बढ़ते जा रहे हैं। उसके साथ लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अल्कोहल बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस की मात्रा यंगस्टर्स में बढ़ती जा रही है। देयर आर टाइमलाइंस टू बी मेट, कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, एस्पिरेशनल वर्ल्ड हो गया है, हर कोई एक एज पे चल रहा है। तो ये जो 5 कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो लाइफस्टाइल के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी बढ़ गई है, BP भी बढ़ गया है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो हम चेंज नहीं कर सकते यंगस्टर्स में है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम हुई हो 60 साल से कम उम्र में, पेरेंट्स में, मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, तो फिर सोचिए कि एक हार्ट डिजीज़ की वैसे ही संभावना बढ़ जाती है 3 से 4 गुना। अब मोर रिसेंटली पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आ गया है। दैट हैज़ चेंज अ लॉट मेट्रो सिटीज़ में। और हमारे यंगस्टर्स इसी पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं, काम पे जाते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स में घूम रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, कहीं भी कहीं उनका काम पे जो जाना है, मेट्रो सिटीज़ में पॉल्यूशन बढ़ गया है।
सो वी आर लुकिंग एट मल्टीफैक्टोरियल, बट वो वही जो हम कहते थे ना कि हेल्दी लिविंग हो रही थी अच्छे एटमॉस्फेयर में और खुले एटमॉस्फेयर में कई साल पहले, अब वो एटमॉस्फेयर और हेल्दी लिविंग दिखती ही नहीं। बिल्कुल, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो डेटा जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये कोई अचीवमेंट वाला डेटा नहीं है, ये हमें हार्ट अटैक की तरफ बढ़ाने वाला डेटा है। हम सोचते हैं हम घर में एयर प्यूरीफायर ले आएंगे, काम चल जाएगा। हम सोचते हैं हम ऑर्गेनिक फूड ले आएंगे, काम चल जाएगा। या फिर ऐसे जूस ले आएंगे जिन पे लेबल है न्यूट्रिशन फ्रेंडली, तो काम चल जाएगा। ये एक नया लाइफस्टाइल कह सकते हैं इसको, कि एक नया वो है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आए और हमें लगा कि अब हमारा लाइफस्टाइल तो एक तरफ है, ये सब चीज़ें हमें बचा लेंगी। कितना काम करती हैं ये जो फैक्टर्स हैं कि हम एक एयर प्यूरीफायर ले आएँ, ऑर्गेनिक फूड के पैकेट्स ले आएँ और जूस ले आएँ जिस पे लिखा हो कि ये न्यूट्रिशियस है। नहीं, ये सब चीज़ें तो आर्टिफिशियल हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो कॉमन चीज़ है जो हर एक जगह मिलती है, हर कोई खा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट गाँव में भी उससे ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती है। तो कहते हैं ना कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अमीरों का खाना, ऐसा नहीं है। हर गांव में प्रोड्यूस होता है और वो सबसे फ्रेश वहीं पे मिलता है, जो लोग खा सकते हैं। जो खा सकते हैं। पर वैसे भी सोचा जाए तो एक्चुअली लैक ऑफ एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। और मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज करना एक हैबिट हो जानी चाहिए। बिकॉज अगर आप सोचो, एंड मैं चाहे यंगस्टर्स की बात करूँ चाहे एल्डरली की बात करूँ, एक अगर हम जो कहते हैं ना कि हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज क्या चीज़ है, तो वो कहते हैं कि वो नहीं है कि जिमिंग की, वेट लिफ्टिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाए या 15 किलोमीटर भागना शुरू कर दिया। एक्चुअली हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज इज जस्ट 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 times a week, 200 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ वीक। और एक्सरसाइज क्या है? ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग, इतना वॉक करो कि एक सेंटेंस आप अपने दोस्त के साथ ना बोल सको, मुश्किल से एक सेंटेंस बोल सको। वो स्पीड होनी चाहिए विच इज अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स एन आवर। बट इसमें 5 मिनट वार्म अप, 5 मिनट कूल डाउन और 30 मिनट्स वॉकिंग। ये 30 मिनट्स चाहे आप दिन में 2 बार कर लो, 15 into 2 कर लो। बट कैन यू बिलीव कि अगर वो एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका मोटापा तो कम होता ही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाते हैं क्योंकि वेट रिडक्शन होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, एक पॉजिटिव सेंस ऑफ वेलबींग हो जाती है, स्ट्रेस उतर जाता है, आप अपने आप को पॉजिटिव समझने लगते हो। तो जितने रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो 40 मिनट की एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है। तो डॉक्टर सेठ का कहना, 15-15 मिनट की ब्रेक लेके आप अगर पूरे दिन में 30 मिनट भी चल रहे हैं, लेकिन एक ऑप्टिमम स्पीड पे चल रहे हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब एक एक करके हम उन रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं जो आपको लगता है उतने बड़े नहीं हैं। अभी हम सर आपका लंच देख रहे थे, भीगे हुए काले चने आप खा रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि बस हमने 3 चपाती, थोड़ा सा चावल और यही सब खाया है, उनको आप क्या सलाह देंगे? खाना किस हिसाब से तय करें? खाना तो रेगुलर थ्रू आउट द डे होना चाहिए। इट शुड बी हेल्दी फूड। आपका लास्ट खाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप मॉर्निंग टाइम में हैवी खाएं या ज़्यादा खाना चाहते हैं, बट शाम का खाना जल्दी और हल्का होना चाहिए। उससे कई फ़ायदे होते हैं, नॉट जस्ट वेट रिडक्शन और मोटापा वगैरह, बट नींद बहुत अच्छी होनी ज़रूरी होती है। और जितना आप जल्दी खाते हैं और गैप देते हैं, उसके बाद नींद अच्छी आती है। हमने नींद का बात नहीं की, बट रियली हम लोग, जब मैं भी अर्ली पार्ट ऑफ माई लाइफ में और कैरियर में इतना इंटेंट था और काफ़ी दिनों तक और अब तक हूँ, बट एटलीस्ट कुछ रियलाइजेशन हुआ कोविड के बाद। कोविड से पहले दिमाग में यही आता कि 5 घंटे से ज़्यादा सो गए तो हम अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये तो खाली लोगों का काम है जो कि 5 घंटे से ज़्यादा, वरना टाइम कहाँ है सोने का। इतना काम करने की, इतना काम है। एंड देन रियलाइज कि 7 to 8 आवर्स स्लीप आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, रिचार्जिंग के लिए, अपने अगर आपको हार्ट को भी ठीक रखना और ज़िंदगी को भी ठीक रखना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्लीप इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ स्लीप तो तभी आती है जब आप फ़ोन पे ना देखो उससे पहले, अपने व्हाट्सएप ना देखो उससे पहले, लास्ट चीज़ स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टीवी का हो, चाहे आपके आईपैड का हो, चाहे फ़ोन का हो। उसको तो आपको पहले आधे घंटे से 45 मिनट पहले त्याग देना है, तब कहीं जाके अच्छी स्लीप आएगी। तो अभी आप कितना सो पाते हैं? अब आपने तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, हम तो ज्ञान दे रहे थे।
लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो एक इतने बिजी डॉक्टर हैं वो कितना सो के मेंटेन कर पा रहे हैं अपने लाइफस्टाइल को। 5 घंटे से तो मैं 6 घंटे पे जरूर पहुंच गया। 6 घंटे पहुंच गए, बिल्कुल। 6 घंटे में बुरा नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। सो एक और बात याद आई इसी में, जो आप पूछ रहे थे ना कि लोग कहते हैं हमें टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो ठीक है, वो 2-15 मिनट वाली बात तो सही है, पर अगर आप ऑफिस में जाओ, हर एक जगह जाओ, तो चाय पीने का टाइम जरूर मिल जाता है। 11:30 बजे 12 बजे एक चाय जरूर हो जाए। चाय के साथ अगर समोसा हो जाए तो और अच्छी बात है। क्या बात है। और शाम की चाय कहाँ गई? वो शाम की चाय तो आई नहीं, और आई नहीं तो यार ऐसे ही ले, बिस्किट तो साथ में आए नहीं, कचौड़ी ले आते तो बड़ा अच्छा होता। चाय सुट्टा ब्रेक की बात हो रही है और आप कहते हैं टाइम नहीं मिलता। करेक्ट। तो उस मैं कहता हूँ उस टाइम में चाय के पीने के जगह पे, समोसे खाने की जगह पे, अगर अपने ऑफिस की सीढ़ियाँ ना वो 4-5 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स 10 बार कर ले तो आपकी पूरे दिन की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो लेकिन हाँ, ये टिप बहुत काम की है कि अगर आप ऑफिस में हैं, आप हर बार लिफ्ट ना लेकर अगर दिन में 2 बार सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ तो आपकी मदद ऐसे भी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। एक बार फिर से डाइट पे आते हैं। जैसे आप ही के लाइफस्टाइल का हम एग्जांपल लें, इतना बिजी लाइफस्टाइल है, दिन भर यू आर रनिंग अराउंड हियर एंड देयर, उसके बीच में आप इतने कम डाइट पे कैसे सर्वाइव करते हैं? और क्या वाकई इतनी कम डाइट पे सर्वाइव करना संभव है? पहले तो लोगों को आपकी डाइट पता होनी चाहिए। सो मॉर्निंग इज फ्रूट, सवेरे फ्रूट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद यस, चना, इट्स न्यूट्रिशियस, आयरन भी है, सब कुछ है रियली, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। या फिर इवनिंग की डाइट लेट हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट्स जस्ट बिकॉज कि काम लेट से खत्म होता है तो इवनिंग की डाइट लेट हो जाती है। जब इवनिंग की डाइट लेट होती है तो फिर हम उसके साथ आई हैव देन अ लाइट डाइट। ठीक है, आई मीन आई डोंट ईट मोर देन 2 रोटीज, आई ईट मोर ऑफ सैलड, जस्ट इसी वजह से, क्योंकि वो हमेशा 9 से 11 के बीच में होती है और वो सही नहीं है। बट क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकता पेशेंट्स की वजह से, अस्पताल की वजह से, इट्स ऑलवेज कि यहाँ पे 10-11 बजना तो आसान होता है। इनफैक्ट एक टाइम था कि मैं रात को 1-1:30 बजे खाना खाता था, बिकॉज आई वुड जस्ट फिनिश एट दैट टाइम। बट दैट्स नॉट अ लेसन जो मैं सबको सिखाना चाहता हूँ कि बस मैंने अपनी डाइट को हल्की रखता हूँ। ओकेजनल मीठे का है, आई ईट rarely non-vegetarian. I eat a lot of vegetables. I eat fruits and chana is what my staple diet is. And I just the body adjusts to it. मैं हर एक को मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि इट इज नॉट कि आप 3 बार खाते हैं 4 बार खाते हैं, उसको बर्न करना भी ज़रूरी है। तो हेल्दी डाइट खाएं, साथ में एक्सरसाइज भी करें, सो दैट मोटापा ना आए। एंड आई थिंक दैट फॉर मी इज द क्रक्स। हैव अ बैलेंस डाइट, डोंट गो टू एक्सट्रीम डाइट्स। आई नेवर एम फॉन्ड ऑफ एक्सट्रीम डाइट्स। बैलेंस्ड हो, हर एक पौष्टिक पदार्थ खाएं और उसके साथ एक्सरसाइज करें। तो डॉक्टर सेठ की जो डाइट हमने नोट की है उसमें फ्रूट्स हैं, सुबह दोपहर में चना है और रात में 2 रोटी हैं। इतनी डाइट पे इतना काम अगर किया जा सकता है तो अब आप सोचिए कि आप कितना खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि इतना तो मुझे खाना है चलने के लिए। ये तो हुई सर डाइट की बात। अकेला एक स्ट्रेस जो है वो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है फॉर योर हार्ट, स्पेशली फॉर अ पर्सन जिसे लगता है कि वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, उसका खाना भी मेंटेन्ड है, लेकिन उसके लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो वो अकेला कितना बड़ा खतरा है? कोई चीज़ अकेले में खतरा नहीं होती है हार्ट डिजीज़ के लिए। हो सकती है बट कोई ना कोई और रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है जो मल्टीप्लाई करता है। चाहे वो फैमिली हिस्ट्री के साथ स्ट्रेस ऐड हो जाए, चाहे बीपी और स्ट्रेस हो जाए, वो एक रिस्क फैक्टर से अगर 2 आ जाते हैं तो 1 + 1 2 नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो 3 to 5 टाइम्स हो जाते हैं। साथ में अगर डायबिटीज़ या शुगर की या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो, वो 10 टाइम्स हो जाते हैं। बट स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, उसको क्वान्टिफाई करना इसलिए मुश्किल है कि हम तो कहेंगे स्ट्रेस हर को है। एवरीवन हैज़ अ स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी को बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो किसी को इस चीज़ का स्ट्रेस है कि सवेरे ड्राइवर ने आना था, आया नहीं, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, परेशान हो गया। हर चीज़ में हर तरीके का स्ट्रेस होता है। किसी को अपनी जॉब का स्ट्रेस होता है, किसी के फाइनेंसेस का स्ट्रेस होता है, किसी के सिबलिंग्स, कई तरह के स्ट्रेसेस हैं लाइफ में। सो ये तो कोई कहे कि स्ट्रेस होता ही नहीं है, इज रॉन्ग। और कम्पिटिटिव वर्ल्ड तो है ही, तो हर एक के लिए कम्पिटिटिव है। सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज पॉजिटिव आल्सो। एग्जैक्टली, इट मेक्स यू वर्क टुवर्ड्स अ गोल, बट इट इज़ द वे द बॉडी टेक्स द स्ट्रेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस स्ट्रेस का क्या बॉडी पे असर हो रहा है,
उसको आप कैसे निगेट कर सकते हो? तो आपने देखा होगा कुछ लोग को स्ट्रेस होता है, लापरवाह रहते हैं उनके मुंह पे नहीं दिखता, उनके दिमाग में नहीं देखा जाएगा, लाइफ का एटीट्यूड बन गया है। स्ट्रेस तो ये होता ही है, कह रहे क्या हो गया, नौकरी चली गई, दूसरे देख लेते हैं अगले 1 महीने में कुछ और ही मिल जाए, अच्छी मिल जाए। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड वाली बात है। और किसी की नौकरी चली गई, अगर अस्पताल एट वर्क स्पेस कुछ हो गया, वो 3 दिन तक ब्रूडिंग हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ था, शायद मैं ये नहीं कहना चाहिए था, उसने क्यों ये कह दिया। सो दिस इज फर्स्टली अ मेंटल एटीट्यूड, बट सेकेंडली किस तरह स्ट्रेस रिलीव करें इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम लोग सोचते हैं कि काम ही सब कुछ है, और हम प्राइड करते हैं एटलीस्ट इन अर्ली पार्ट ऑफ अ करियर्स, एंड इट्स एसेंशियल ऑल्सो कि काम करना ज़रूरी होता है टू रीच समवेयर, बट हम ऑल्सो प्राइड करते हैं। हम तो घर आते ही नहीं है, हम तो रात के 11 बजे तक काम करते हैं, हम तो 16 पता है, मैं तो 3 बजे आता हूँ और 8 बजे से 4 बजे 5 बजे निकल जाता हूँ। यू नो, दोज सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड्स आर रिमाइंडिंग मी एवरी डे कि टाइम एट होम भी बहुत ज़रूरी है। टाइम एट होम, टाइम विद द फैमिली, टाइम विद फ्रेंड्स, स्ट्रेस रिलीफ। इनफैक्ट बैलेंस लाइफ लीड करना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेम थिंग कि कार्डियक डिजीज इज नंबर 1 किलर। वही जो हम कहते थे ना कि वी आर यूज्ड टू 6 days a week and 7 days a week, वेस्ट अब जा रहा है 4 days a week, बिल्कुल ओनली फॉर द रीजन कि बैलेंस लाइफ। पहली चीज़ वेस्ट में जब कोई नौकरी ढूंढता ना, तो पहली चीज़ जाके उस एम्प्लॉयर से पूछता है कि कितने घंटे काम करना और व्हाट इज द लाइफ वर्क बैलेंस जो आप हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी भारत में अब जाके बात हो रही है। अब जाके बात हो रही है। सो बट देन देयर इज म्यूजिक, देयर इज हॉबीज, देयर इज पेट्स, देयर इज ट्रैवलिंग। ये सब भी चीज़ें स्ट्रेस रिलीव करती हैं। एंड आई कैन ऑल्सो गाइड यू, पीपल हैव, योगा इज अ वेरी गुड वे टू रिलीव स्ट्रेस, both in terms of the yogic exercises but also meditation. Right. And that's a stress reliever. And also the biggest stress reliever is spirituality. लोग डिसोसिएट हो रहे हैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से in this highly technological world of advancements of science जो हमने देखी हैं, mesmerizing है, सोचते हैं कि बस यही हम ही गॉड बन गए हैं, ह्यूमन काइंड हैज बिकम गॉड इन अ वे। एंड देन देयर दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कोविड का आया, दिखा भी नहीं और मैनकाइंड को स्टॉप कर दिया। सो स्पिरिचुअलिटी, उस वक्त सब कह रहे थे ये भगवान किसी तरह हमें बचा लो। सो स्पिरिचुअलिटी व्हेन यू ऐड ऑन ना, तो ऑटोमेटिकली देयर इज स्ट्रेस रिलीफ बिकॉज यू देन असाइन सम थिंग्स। हाउ डज इट हेल्प योर हार्ट हेल्थ? Spirituality does. I mean, all these factors which I'm saying, stress relief in general does. Spirituality again gives you that peace of mind, the peace of everything. It helps to calm things down. वो जो nerve अपना body जो hyper होती रहती है, and it's actually this hyper state of mind and body which also causes heart disease, because वही तो है, जितना आप स्ट्रेस डालोगे, जितना आपका हार्ट फास्ट चलेगा, जितनी आपकी बॉडी टेंस रहेगी, तो धीरे धीरे वो चेंजेस ट्रांसफर करती हैं डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू द इनर लाइनिंग्स ऑफ द आर्टरी एंड ऑल्सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दैट्स व्हाई वी से कि हाइपर पर्सन, स्ट्रेस पर्सन्स आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक ओनली फॉर दीज रीजन्स। ऑल्सो जो एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज करते हैं, योर स्ट्रेस इज लाइक एन एक्सट्रीम एक्सरसाइज ऑन द बॉडी, and the extreme exercises is the one which actually suddenly clots blood and precipitates heart attack. So I think it's very important to get the stress, at least have a situation where your body is able to tolerate that stress with ease. आपका कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है, वो भी बहुत काम करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि डर होना चाहिए पार्थ, डर योद्धा को सजग रखता है, लेकिन वो उतना ही तनाव ज़रूरी है जो युद्ध के मैदान में ज़रूरी है। उसके बाद काम आता है भगवान कृष्ण का शांति का संदेश, जो आपको फिर आपके हेल्दी हार्ट की तरफ लेकर जाता है, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए, तनाव सिर्फ उतना रखिए जितना काम के समय ज़रूरी है, उसके बाद भूल जाइए, अपनी एक ज़िंदगी जी लीजिए। ये तो बात हुई कि एक अकेला तनाव आपके हार्ट को किस तरह से धीरे धीरे हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है, परमानेंट डैमेज करता है। अब बात करते हैं ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स हैं। तो एक सवाल ये बहुत आता है सर कि जेनेटिक्स कितना रोल प्ले कर रहे हैं आज की तारीख में, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स कितने जिम्मेदार हैं लोगों की हार्ट डिजीज़ के लिए? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है। सो जेनेटिक्स को भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या कह रहे हैं। जेनेटिक्स डज नॉट नेसेसरली मीन कि हम तो हैं ही प्री डिस्पोज। हम इसलिए प्री डिस्पोज हैं अपार्ट फ्रॉम अ सिंड्रोम एक्स, जिसमें कि हमें पता है हिंदुस्तान में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होते हैं, पेट एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं,
पेट का मोटापा ज़्यादा होता है, शुगर्स एबनॉर्मल होती हैं, और ये सिंड्रोम एक्स एक जेनेटिक फैक्टर है जो बड़े सालों से ट्रांसमिट होकर आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है, बट नॉट इनवेरिएबल। हमारे लाइफस्टाइल जो चेंज हुई है, डेफिनेटली मल्टीपल फैक्टर्स जो आए हैं वो सबसे ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया है। बट देयर इज़ अ थर्ड एस्पेक्ट जो कि मैं कहूँगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हम कहते हैं ना कि वी आर प्री डिस्पोज, हमारे जेनेटिक्स हैं, इट्स नॉट द जेनेटिक्स, इट्स ऑल्सो कि हमारे कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो इतने ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट उनकी न जांच हो रही है न पता चल रहा है। एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स कोलेस्ट्रॉल्स, LDL कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स। तो जब हम कहते हैं कि ये हमारे तो किस्मत में है, तो एक्चुअली किस्मत में नहीं है। ये कॉमन रिस्क फैक्टर्स हम डायग्नोज ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि हाई बीपी चल रहा है। कभी अस्पताल गए किसी वजह से, अपने कोई और चेकअप करा रहा था, उसके साथ गए, खुद चेकअप करा लिया तो हाई निकला, और वो कई सालों से हाई चल रहा है, उसने नुकसान कई कुछ कर दिया है। सो सेम गोज फॉर डायबिटीज। शुगर्स का लोगों को पता नहीं होता जब तक जांच नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल का लोगों को पता नहीं होता जब तक जांच नहीं होती। सो आई थिंक व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज नो योर रिस्क फैक्टर्स। ये ना सोच के चलो कि हमारी किस्मत में लिखा है, ये है हमारे हाथों में, और इसके लिए कोई हाई फ्लोन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना टेस्ट कराना बड़ा महंगा है, ये CT आ गया, वाला वो आ गया, सब तो बड़ी एक्सपेंसिव, 10 टेस्ट लिखते बड़े एक्सपेंसिव है। एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास ज़िंदगी में जाके BP चेक कराना है, एक को डायबिटीज़, एक शुगर का चेक करना, एक कोलेस्ट्रॉल का चेक करना, और हमारे रिस्क फैक्टर्स प्रैक्टिकली हमें खुद पता चल जाते हैं। यही मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, बाकी तो हमने सुन ही लिया कि द अदर थिंग्स आर हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस, खाना, एक्सरसाइज, वो सब तो हमारे हाथ में है। ये चीज़ों को पता करना और फिर कंट्रोल करना, ये भी हमारे हाथ में है। ये तब और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हर एक को तो ये कर ही लेना चाहिए हिंदुस्तान में। किस एज पे कर लेना चाहिए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 25 साल की एज पे तो हर आदमी को, हर मेल पर्सन को ये एक बार टेस्ट करा लेने चाहिए, और अगर वो नॉर्मल निकले कि कोलेस्ट्रॉल ठीक रेंज में है, डायबिटीज़ नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, और एक इकोकार्डियोग्राम, एक ECG, सिंपल टेस्ट है, नथिंग एक्सपेंसिव, एक बार हो गया तो फिर हर 5 साल पे, अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल, हर 5 साल पे कराते रहे। लेडीज़ को 30 साल तो ये करा ही लेना चाहिए, लेडीज़ को भी, और फिर 5 साल पे कराते रहे। एंड दिस फ्रीक्वेंसी ओनली इंक्रीजेज जबकि कोई एक एबनॉर्मेलिटी निकले रिस्क फैक्टर की। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। बाकी तो हमने बात करी कि स्मोकिंग होनी ही नहीं चाहिए, मोटापा होना नहीं चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, वो सब तो एड ऑन ऑफ योर ओन लाइफस्टाइल है, और रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि डिजीज प्रोसेस और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। बट अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर हमारे फैमिली में किसी न किसी को हार्ट अटैक यंग एज पे हुआ है, लेस देन 60, चाहे वो ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर और अंकल्स में भी, देन तो हम 20 साल पे ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। एंड 20 साल पे अपने चेक स्टार्ट हो जाएं, और मोर रेगुलरली स्टार्ट हों, क्योंकि ये फैमिली हिस्ट्री है और कब चेंज होती है नहीं पता चलता। सो आई थिंक उसके बाद तो इट बिकम मच मोर फ्रीक्वेंट। या किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ऑलरेडी रिकग्नाइज हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनके तो हर साल चेक होते रहना चाहिए। एंड सिंपल टेस्ट कहूँगा, जो लीव द CT स्कैन जो हम कहते हैं टू द डॉक्टर्स टू डिसाइड, जब उसकी ज़रूरत पड़े। अपने आप खुद ना कहो कि जी मैं CT स्कैन करा के, CT एंजियो करा के देखना चाहता हूँ कि क्या है। लीव इट टू द डॉक्टर्स टू डिसाइड, बिकॉज आफ्टर ऑल हर चीज़ में फाइनल क्या है? फाइनल तो प्रिवेंशन है ना। फाइनल तो यही है कि अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स और या कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको कम करना है। हाँ, CT स्कैन कभी कभी ये बताता है कि ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो हमारे टारगेट लेवल्स और हो जाते हैं कि अब नहीं, इतना कम नहीं, इससे और आधा कम करना है। तो इसीलिए डॉक्टर्स उसके लिए यूज़ करते हैं। बट पेशेंट्स को CT स्कैन कराने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि डॉक्टर नहीं एडवाइस करे। भारत का एक आंकड़ा ये कहता है कि 54% पुरुषों को हाई ब्लड प्रेशर है, 48% महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाला डेटा ये है कि 54% ऑफ पीपल, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, किसी के साथ गए तो पता चला BP 150 के पार है। तो डॉक्टर साहब, एक रीडिंग कहती है कि 120/80 नॉर्मल है, लेकिन आजकल हम सुन रहे हैं कि वो रीडिंग्स अब चेंज हो गई हैं। किस BP को लोगों को एज ग्रुप के हिसाब से नॉर्मल मानना चाहिए? हर एज ग्रुप पे BP तो हाई नहीं होना चाहिए। रियली द आइडियल ब्लड प्रेशर वुड बी 120/80। 130 के बियॉन्ड
वेरी दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। और उसके 140 150 पे तो वो मॉडरेट और 170 पे सीवियर। तो बीपी तो 130 से ऊपर कभी होना ही नहीं चाहिए और हमें रखना चाहिए 120/80, नीचे वाला 90 के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। हम एज के हिसाब से बात करें तो हम तो कहते हैं कि हर एज पे हाई ब्लड प्रेशर ख़राब है, बट येस बहुत सीवियर वेरी एल्डरली में हम नहीं चाहते कि बीपी कम हो जाए, बिकॉज फॉल्स भी होती हैं कई चीज़, सो रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल। बट बीपी चेक कराना, और बीपी का भी चेक कराने का ये नहीं है कि एक बार बीपी चेक कराया और कहा कि हाई है तो उसी से परेशान हो गए। हम कहते हैं कि हमेशा 3 रीडिंग्स हों, 3 डिफरेंट डेज पे हों। उन 3 रीडिंग्स को जब हम लेते भी हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट्स ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें कि रिलैक्स्ड हो, एट रेस्ट हो, एट रिलैक्स्ड हो। कई बार अस्पताल जाओ तो वैसे ही लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डॉक्टर को देख के हाई हो जाता है। कई लोगों का तो ब्लड प्रेशर 20-30 मिलीमीटर हाई हो जाता है। आई थिंक देन यू वेट आल्सो फॉर द पेशेंट टू काम डाउन, बट उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर हम कहते हैं कि अपने रेगुलरली प्रॉपरली घर में बीपी चेक करो, रिलैक्स सिचुएशन में बीपी चेक करो। एंड देयर आर वेज टू डिफाइन कि कैसे बीपी चेक करना चाहिए। कई लोगों का ब्लड प्रेशर घर में बहुत क्लियर आता है, बहुत नॉर्मल आता है, अस्पताल में हमेशा हाई आता है। ये कोई सिंड्रोम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एट होम ब्लड प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर जिनका हमें उस ब्लड प्रेशर को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है दैन द वन इन द हॉस्पिटल। और अगर हम फिर भी कन्फ्यूजन रहता है डायग्नोसिस का, पेशेंट कहता है मेरा तो हमेशा नॉर्मल निकलता है घर में, हमें अस्पताल में हमेशा है दिखता है, तो फिर हम वो 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर कर लेते हैं जिसमें कि बीपी कफ 24 घंटे लगा रहता है और यूजुअल डेली एक्टिविटीज़ घर में बैठे सोए और मॉनिटर करता रहता है और उससे हमें पूरा आइडिया मिल जाता है कि 24 घंटे का ब्लड प्रेशर क्या था। सो देन द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन बिकम्स मोर एक्यूरेट। जिन लोगों का यूजुअली हाई रहता है उनको अपने बीपी को कंट्रोल में करने के कुछ क्विक टिप्स बता सकते हैं? Okay, so again, this is again a lifestyle disease in multiple ways. So, weight reduction, very important. उससे blood pressure 5 से 10 मिलीमीटर कम हो सकता है। आप समझ रहे हैं मोटापा कितना बड़ा परेशानी है। अल्कोहल, जो एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं हाई बीपी हो जाता है। अल्कोहल कम इन माइल्ड स्मॉल क्वांटिटीज एंड ओकेजनली, उससे ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ड्रॉप हो जाता है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। नमक कम खाना या नमकीन चीज़ों को कम करना वेरी इंपॉर्टेंट है। नमकीन चीज़ें हम हिंदुस्तान में ज़्यादा ही खाते हैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। हमारी तो डाइट में 3 गुना ज़्यादा नमक है कंपेयर टू द स्टैंडर्ड जो WHO ने डिफ़ाइन किए हैं कि इतना खाइए नमक, उससे 3 गुना ज़्यादा हम नमक खाते हैं। हर चीज़ चाहे वो नमकीन स्नैक्स हो से भुजिया से लेके हर चीज़ में नमक है, चाहे वो मीठे भी हम हैं, नमकीन भी है, हम खा ही बहुत रहे हैं। चाहे वो अचार हो चाहे कुछ हो। सो वी आर एक्चुअली नमक कम करना बहुत is a third important aspect. Fourth, of course, is medications and stress relief. Fourth is a stress relief, कि आप किसी तरह से अपने को रिलीव करें स्ट्रेसेस से। रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, all this will get your blood pressure down. And finally, of course, even then we say कि finally the drugs, medicines are important and have to be taken regularly for those जिनका हमेशा हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हो गया। अब एक सवाल जो डॉक्टर साहब ने एक टिप दिया कि शराब जो है वो कम क्वांटिटी में, तो जो लोग पीने वाले हैं वो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा का हिसाब लगा लेते हैं। स्मॉल अमाउंट कम क्वांटिटी कैसे डिफाइन की जाए? ओके, सो अल्कोहल per se, just alcohol in small quantities, and I will define the small quantities, is not bad for the heart. So वेस्ट की स्मॉल क्वांटिटीज़ और हिंदुस्तान की स्मॉल क्वांटिटीज़ को हमें डिफरेंट समझना चाहिए, क्योंकि वेस्ट एज यू नो फ्रांस में तो पानी नहीं पीते हैं, वो वाइन पीते हैं। वेस्ट में अल्कोहल नहीं मानी जाती, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, खाना पीना। इंडिया में सर लोग पटियाला से शुरू करते हैं। हाँ, बट उनकी हम ये कहते हैं कि बॉडी हैबिट्स पे डिपेंड करते हैं, कितने आप बड़े हो, कितना आपका अल्कोहल की मेजर भी उसी पे डिपेंड करती है कि अगर आप ज़्यादा बड़े हो, जैसे वेस्ट के सब लोग 6 फुटे हैं, तो उनको कम नुकसान होता है। हिंदुस्तान में अगर कहें तो 1 to 2 small pegs once or twice a week, that's it, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो टोटल 4 pegs in a whole week, that would not be harmful। जो मैं कह रहा हूँ
किसी को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पी रहे हैं उनको कम करने की जरूरत है। सो दैट इज 1 to 2 स्मॉल पैक्स ट्वाइस अ वीक। बट अगर कोई कहता है कि मैं तो 2 हफ्ते पीता ही नहीं, और मैं जब जाता हूँ दोस्तों के साथ और गे पार्टी में बॉटल खोली, हाँ बॉटल खोली तो आधी तो पी ही जाता हूँ। सो दैट आधी विच मे बी 300 ml एट दैट टाइम, वो तो कहता है 2 हफ्ते में मैंने 300 ml पी। But that binge drinking is actually very bad. Binge drinking hurts a lot. So it is always said कि there is no binge drinking. Binge drinking से नुकसान होता है। अगर आप पीना है तो 1 to 2 small packs only twice a week. That's healthy. That's not, when you say healthy doesn't mean कि नुकसान नहीं करता. Obviously addiction नहीं होना चाहिए. Heart disease, excess alcohol affects heart, spoils heart, decreases pumping, creates heart attack, creates obesity, मोटापा करता है, डायबिटीज करता है, it's wasteful calories and therefore उसका कोई सेंस ही नहीं है, apart from destroying your life also. शराब के साथ साथ आप क्या खा रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। किसी ने कहा है शराब चीज़ ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है ना छोड़ी जाए। तो अगली बार आप यार की जगह पहले अपना ब्लड प्रेशर, अपने रिस्क फैक्टर्स देखिएगा, तब हो सकता है बॉटल आपको वैसे ही अच्छी ना लगे। ये तो सर ये बात हुई उन लोगों के लिए जो पीना भी चाहते हैं और सेफ भी रहना चाहते हैं। नमक को लेके भारतीयों को अक्सर लगता है हम बहुत ज़्यादा नहीं खाते, बस जो खाने में है उतना नमक खाते हैं। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें नमक किस तरह से घुस जाता है हमें पता भी नहीं चलता, उसको कैसे कम किया जा सकता है? आई थिंक हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम फूड के लेबल्स को देखते ही नहीं हैं, हम अपने माउथ के लेबल्स को देखते हैं। जब स्वाद आना चाहिए, ठीक है, तो टंग के लेबल्स को हम ज़्यादा देखते हैं, खाने के लेबल्स को ज़्यादा नहीं देखते। एंड इफ ये अगर लेबल्स देखना शुरू करो तो इतनी हार्मफुल चीज़ें होती हैं कई स्टोर्ड फूड में, कई चीज़ों में, जो कि पता ही नहीं चलता। सो आई थिंक कि वैसे ही एक आदत पड़ जानी चाहिए। और जो आप कह रहे हो कि नमक कैसे कम किया जाए, तो यस, हम नमक के जो डालने के अलावा चारों तरफ हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो नमकीन ही है। ठीक है, मीठा भी खाते हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ नमकीन दैट वी ईट, और वो पूरे दिन में खाते रहते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि हमें एक वैसा नेशन बनना चाहिए जो ब्लैंड तो नहीं खा सकता बट मॉडरेट्स, और स्पाइसेस ख़राब नहीं है, नमक हल्का हो इज़ ऑलवेज गुड, और एक हैबिट हो जानी चाहिए। WHO कहता है कि 5 ग्राम नमक आपको पूरे दिन में खाना है, और उसे भी 3 ग्राम करने की सिफारिशें अब आ चुकी हैं। आपको लगता होगा आपने खाने में तो 3 ही ग्राम डाला है, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक छोटा सा चिप्स का पैकेट खाया है तो उसमें कितना नमक है अगली बार उसे पढ़िएगा। अगर आपने अचार खाया है, आपने साथ में पापड़ लिया है, उसमें कितना नमक है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन में इतना नमक आ कहाँ से रहा है। ये तो नमक को कम करने की बात हुई। आखिरी में सर आपसे एक सवाल ये पूछते हैं कि जिन लोगों को ये लगता है कि डर है हमें, उनको टेस्ट आपने ज़रूर बता दिए कि ये बेसिक टेस्ट करा लेने चाहिए, उसके अलावा क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं उनको एडवांस टेस्ट की तरफ जाने की ज़रूरत है? अगर ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें लोगों को पहचानने की ज़रूरत है? डेफिनेटली, और जिनके भी रिस्क फैक्टर्स हैं, स्पेशली जिनके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो जो मैं जैसे कहा कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फैमिली हिस्ट्री के साथ मोटापा आ जाए, या फैमिली हिस्ट्री के साथ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा दिखे ब्लड में, या फैमिली हिस्ट्री के साथ डायबिटीज़ हो, या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आ जाएं, फैमिली हिस्ट्री भी है, साथ में मोटापा भी है, साथ में सिगरेट स्मोकिंग भी हो गई है, दीज आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज़ को, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दीज आर पीपल जिनको डेफिनेटली क्लोज फॉलोअप चाहिए। क्लोज फॉलोअप तो हम इस हिसाब से भी करते हैं कि इनके ब्लड टेस्ट तो हो गए, हमने उन पे जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं तो हमने उनको फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट का भी दे दिया, जिसे स्टैटिन्स कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग की। बट हमारी टारगेट्स डिफरेंट हो जाती हैं, और इनको हमें देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम इनकी हार्ट ब्लॉकेजेस अर्ली स्टेज में पता कर लें। हम ये ना सोच के बैठे कि इनकी ज़ीरो है, क्योंकि जब ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम करती हैं तो तब करती हैं जबकि 70% ब्लॉक कर दी होती है आर्टरी को। ये नहीं है कि 20-30% की ब्लॉकेज आई तो पता चल जाए। ये जो हार्ट अटैक्स हम देखते हैं कि कोई आज ठीक था, कल सडनली हार्ट अटैक हो गया, वो इसलिए कि उनको पता ही नहीं चला कि ब्लॉकेजेस चल रही थी, और वो 70% पे पहुंची, 80% पे पहुंची, सडनली क्लॉट करके 100% पे पहुंच गई, तब उनको पता चला। सो ब्लॉकेजेस सिम्टम्स ही नहीं करती हैं 70-75% तक। बट हमें तो पता होना चाहिए लाइफ में कब
वो 20% थी, 10% थी, क्योंकि अगर हम उस वक़्त ये प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस ले आते, कोलेस्ट्रॉल कम कर देते, उनके रिस्क फैक्टर ख़त्म कर देते, मोटापा कम कर देते, तो शायद वो उस सिचुएशन में पहुंचते ही नहीं कि 50 और 60 और 70 साल पे ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो रही है। सो हम उसके लिए सीटी स्कैन यूज़ करते हैं, हम कैल्शियम स्कोरिंग यूज़ करते हैं। जो टेस्ट आपने सुना होगा, TMT करना, एक्सरसाइज टेस्ट करना, स्ट्रेस इको, ये सब ब्लॉकेजेस को पता करते हैं जब वो 70% के बियॉन्ड हो जाते हैं। मतलब आप हार्ट अटैक के दरवाजे पे हैं, तब बात आपको पता चली, बट तब तो वो एंजियोग्राम वाली बात आ गई, तब तो शायद स्टेंट डालने वाली बात आ गई, तब तो ट्रीटमेंट वाली बात आ गई। हमें तो पता होना चाहिए कि उस ट्रीटमेंट तक पहुंचे ही नहीं। कैसे वो 40-45 साल पे जो प्रॉब्लम हुई थी, अगर हमने 25 साल पे उसको प्रिवेंट करके कर दिया होता तो वो 45 साल पे हार्ट अटैक नहीं हो रहा था, वो 40 साल पे नहीं हो रहा था। और वो हमें CT स्कैन से पता चल जाता। तो CT जस्ट के आप सुनते हो, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है कैल्शियम स्कोरिंग, उसमें डाई नहीं देनी होती, सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट है। CT मशीन के अंदर गए, मशीन ने पिकअप कर दिया कि हार्ट की आर्टरीज में कैल्शियम कितना डिपॉजिटेड है। वो नॉन इन्वेजिव, टोटली नॉन इन्वेजिव। उस कैल्शियम स्कोरिंग से देखा गया है कि इट कोरिलेट्स विद ब्लॉकेजेस। अगर कैल्शियम स्कोर 400 से ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लॉकेज की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर ब्लॉकेज में कैल्शियम डिपॉजिटेड होता है। ये एक वार्निंग साइन है। ये एक वार्निंग साइन है। जिनका 0 कैल्शियम है, उनका देखा गया है कि उनका लाइफ स्पैन ठीक चल रहा है। सो हमें अगर ज़रा भी कैल्शियम स्कोर दिखे, हमें अगर 50 कैल्शियम स्कोर दिख गया, सीरियस ब्लॉकेजेस नहीं, हमें पता है कि वो माइल्ड ब्लॉकेजेस है, हम उसको फिर उसका कोलेस्ट्रॉल और कम करना चाहते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स को अबॉलिश कर देना चाहते हैं। और इसका नेक्स्ट स्टेप है, अगर कैल्शियम स्कोर दिखा तो हम CT एंजियोग्राम भी कर सकते हैं, विच मीन्स कि उस वक्त डाई दे के CT स्कैन में ही हम आर्टरीज को देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि 20% ब्लॉकेज थी, कि 30% थी, कि 40% थी। और फिर हमारे पेशेंट भी मोटिवेटेड हो जाता है कि भैया हमें बचा दो, 10 साल बाद, 5 साल बाद हमें अटैक ना हो, ये चीज़ बढ़े ना। और फिर मोटिवेट हो जाता है कि ठीक है, मैं वेट लॉस करूँगा, ये दवाइयाँ ज़रूर खाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल ज़रूर कम करूँगा। और फिर हम उसी CT स्कैन को यूज़ करते हैं रेगुलर चेकअप्स के लिए एवरी 5 years टू नो कि कैल्शियम स्कोर बढ़ा कि नहीं, ब्लॉकेजेस बढ़े कि नहीं। सो नॉन इन्वेजिवली हमारी बड़ा पता कर सकते। हाँ, रेवोल्यूशनाइज हो गया है मैनेजमेंट, जो हम कहते हैं पर्सनलाइज मैनेजमेंट। ये कम्युनिटी मैनेजमेंट के लिए नहीं है। ये नहीं है कि हर एक को CT स्कैन करो और हर एक को उसकी तरह दवाई दो। दिस इज पर्सनलाइज मैनेजमेंट फॉर दोज जो रिस्क पे हैं और जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं और जिनको हमें वाकई ही अभी से ध्यान दे के आज से 10, 15, 20 साल के बाद हार्ट अटैक प्रिवेंट करना है। और अगर वो फॉलो करें एक हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आई थिंक वो प्रिवेंटेबल है। एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल है। मैं तो कहता हूं कि हमारी जो हार्ट डिजीज जो बढ़ती जा रही है टोटली प्रिवेंटेबल है, और इसके लिए हमने प्रोएक्टिव होना, काउंटर एक्टिव नहीं। हम हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब हार्ट अटैक हो चुका होता है तब कहते हैं कि अब खाना को ठीक करते हैं, अब वेट रिडक्शन करते हैं, डायबिटीज़ को अब कंट्रोल कर लेते हैं। पर तब तक तो प्रॉब्लम आ चुकी है ना। वो तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग दवाओं पे हाँ, एक्सीडेंट के बाद सीट बेल्ट लगाने का क्या फ़ायदा। बहुत अच्छी बात आपने कही। जो लोग बहुत सुपर फिट अपने आप को सो कॉल्ड समझते हैं, जिम जा रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके वीडियोस हम देख रहे हैं कि जिम में हार्ट अटैक, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं उनको स्पेसिफिकली मैं नहीं, बट इसमें एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है। लोग सोचते हैं कि जिम जा रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो बड़े फिट थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लोग यही पूछते, वो तो बहुत फिट था, वो तो कितनी हैवी वेट लिफ्टिंग करता था, उसकी बॉडी देखी थी कैसी थी। मैंने आपको बताया था कि हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज क्या होती है, जिससे कि हार्ट अटैक के रिस्क, और वही 40 मिनट की जो एक्सरसाइज में कह रहा था, उससे हार्ट अटैक का रिस्क 25% कम हो जाता है। ओके, ठीक है। बट ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज डिफरेंट। ये है बॉडी बिल्डिंग, दिस इज जिमिंग, दिस इज टू लुक गुड। आप इससे वेट रिडक्शन कर सकते हैं, आप मसल बिल्ड कर सकते हैं, बट इट इज नॉट हार्ट फ्रेंडली। हार्ट फ्रेंडली एक्सरसाइज इज एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो हमने देखा है ना कि ये, सो फर्स्टली दिस इज नॉट फॉर फिटनेस, दिस इज फॉर लुकिंग गुड, दिस इज फॉर मेकिंग मसल, बट इट इज नॉट कार्डियक फिटनेस। ये समझ हमें पता होना चाहिए। इसीलिए देखा गया है कि यस, people can certainly have. Now that is not because they gymmed, they were doing extreme exercises. और ये हो सकता है कि ये एक्सट्रीम एक्सरसाइज वो भी है जो कि किसी दिन किसी ने कहा कि मैं तो आज 15 किलोमीटर भागूंगा या 20 किलोमीटर भागूंगा, या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, मैं जा रहा हूँ पीक
माउंटेन पीक को चढ़ने विदाउट नोइंग कि मेरे रिस्क फैक्टर्स क्या थे और मेरी ब्लॉकेजेस थी कि नहीं थी। सो ये तो कहा ही गया है कि एनीबॉडी हु गोज इनटू हैवी वेट लिफ्टिंग, जिमिंग, heavy strength lifting, extreme exercises, extreme sports should always have a checkup before, कि पता रहे कि आपकी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं, क्योंकि अगर 30, 40, 50% की भी ब्लॉकेज है तो एक्सट्रीम एक्सरसाइज में वो सडनली क्लॉट बन सकता है, सडनली हार्ट अटैक हो सकता है, और 2%, 3% हार्ट अटैक सडनली कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं, उसी टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। सो ये सब जो देख रहे हैं, यस ये हो सकता है इनमें से कुछ और एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द हार्ट भी हों जिससे सडन डेथ हो सकती है, बट ज़्यादातर वही होते हैं जो सडन एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस में सडनली हार्ट अटैक में चले जाते हैं। किन लोगों को ये नहीं करने चाहिए? ये क्या एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस जिनको चेकअप के पहले, चेकअप तो करना ही चाहिए बिफोर दिस। देन द सेकेंड पार्ट इट शुड नेवर बी सडन, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेजुअल बिल्डअप, पहले अपनी बॉडी को तैयार करना। So it should always be gentle, always be increasing and always go towards this. And finally ये sustained भी रहनी चाहिए in a manner that आपको पता हो कि आप कितना कर सकते हो through checkups etc, कि आप कितना कर सकते हो। इसी तरह कोई sudden running की तो कोई बात ही नहीं कि 10 किलोमीटर आप तो इसको build up करो। कि जिनको नहीं करना चाहिए are the ones जिनकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस डिसाइड हो गई हैं, चाहे वो सीटी स्कैन पे चाहे उनके लिए ब्रिस्क वॉकिंग एनारोबिक एक्सरसाइजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हार्ट हेल्दी होती है। और कुछ कंजेनिटल डिजीजेस होती हैं हार्ट की, इनफैक्ट जो कि वेल डायग्नोज होती हैं, जिनमें हम कहते हैं कि एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज न करो, सीवियर एक्सरसाइजेज, वेट लिफ्टिंग ना करो, बिकॉज उन कंडीशंस में उन वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज से और वाल्व की कंडीशंस होती हैं, वाल्व ख़राब हो जाते हैं, वाल्व नॉरआउट हो जाते हैं, उसमें एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज हम कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं पता ये एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज जो जिम भी जा रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली कहीं तो स्मोक भी कर रहे होते हैं, एंड दे डोंट फॉरगेट कि हेल्थ, वो कहते वो तो स्मोकर था बट एक्सरसाइज तो 2-2 घंटे करता था। वेल दैट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर कि स्मोकर्स को वैसे ही क्लॉटिंग ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम एक्सरसाइज से वैसे ही क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। वो तो 2 रिस्क फैक्टर्स लेके चल रहा था हमेशा और कहता और सर हाँ मैं तो फिट हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ी सिगरेट ही पीता हूँ और तो बाकी तो मैं खाता भी अच्छा हूँ, एक्सरसाइज भी रोज़ करता हूँ, देखो कितना स्लिम हूँ। So that was one misnomer. And then the ones who go for gymming and bodybuilding and strength and looks are often on other products also, जो कि आप artificial supplements लेते हैं, जिनके कई हानिकारक उनके नुकसान बहुत हैं। So yes, ये एक अलग ही एरिया है, and that is why gymming and bodybuilding is not correlated to a healthy heart. इसीलिए ये कहना कि कुछ भी नहीं था, अच्छे भले थे, ज़रूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। लेकिन अभी जो बातें हमने की उसको अगर सम अप करें तो आपका हमसफ़र दिल से आपका साथ कितना देगा ये भले ही ना पता हो, लेकिन अगर आप अपने दिल का सही तरीके से ख्याल रखेंगे आपका दिल आपको धोखा नहीं देगा, इस बात की गारंटी है। तो आपका दिल सलामत रहे, इसी शुभकामना के साथ अब हम विदा लेते हैं। हमसे जुड़े रहिएगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Piyush. Pooja, it's a pleasure. थैंक यू सो मच। Pleasure talking to you. थैंक यू।